तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। मेरा नाम है सचिन कुमार द्विवेदी और भाई साहब आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हमारा प्रोग्राम डिज़ाइन क्या होता है। पहले तो हम देखेंगे कि हमारा प्रोग्राम डिज़ाइन क्या होता है और दूसरा हम देखने वाले हैं प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होती है। एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूँ, क्या है कि जब आप BCE पढ़ रहे हो ना, तो इसमें बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ आपको यहीं काम आने वाले हैं। इसके बाद आप एक्चुअल कोडिंग एनवायरनमेंट में इसको यूज़ नहीं कर रहे होंगे, ठीक है। वहाँ पे हमारी कुछ और टेक्नोलॉजीज यूज़ हो रही होंगी, लेकिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ नॉलेज, जस्ट फॉर द सेक ऑफ कि हम अपनी कोडिंग जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं, हम अपनी इंजीनियरिंग जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं, तो हमें उन चीज़ों का कॉन्टेक्स्ट होना चाहिए, हमें उन चीज़ों के बारे में नॉलेज होना चाहिए। उन्हीं में से एक चीज़ है प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। एक्चुअल जब आप डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स में काम कर रहे होगे तो आप ज़्यादातर अगर जावा से काम कर रहे हो या फिर आप C++ से काम कर रहे हो तो आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को यूज़ कर रहे होगे। आप जो भी फंक्शंस या जो भी क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स के कॉन्सेप्ट्स को यूज़ कर रहे होगे, सारी चीज़ें विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होगी। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि भैया ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है, इसका जो कॉन्सेप्ट है ये ओरिजिनेट कहाँ से हुआ, क्या ऐसी मजबूरी रही कि हमें POP से OOP में शिफ्ट करना पड़ा, मतलब कि प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में शिफ्ट करना पड़ा। अब देखो, इस वीडियो में सबसे पहले मैं डिस्कस कर लेता हूं कि भैया प्रोग्राम डिजाइन क्या होता है। बहुत ही छोटी सी डेफिनेशन होती है, एग्जाम में आ सकती है, तो चलो कर लेते हैं। अब ये प्रोग्राम डिजाइन की अगर मैं बात करूं तो कोई भी कोड, सपोज कंपनी ने मुझे कुछ सॉफ्टवेयर बनाने के लिए दिया, तो राइट फ्रॉम द आइडिएशन स्टेज टिल द टेस्टिंग एंड फाइनल वैलिडेशन स्टेज, इसके बीच में कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, कौन कौन से स्टेजेस से एक कोडर पास होता है, इसी को हम कहते हैं प्रोग्राम डिजाइन। कहने का मतलब क्या है कि प्रोग्रामर एक अपनी किसी भी सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के फेज में कौन कौन से पार्ट से गुजरता है, कौन कौन से डिजाइनिंग फेज से गुजरता है, कौन कौन से कोडिंग फेज से गुजरता है, उसी को हम कहते हैं प्रोग्राम डिजाइन। कि एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन से पहले हमने उसका ब्लूप्रिंट डिजाइन कर लिया। क्या डिजाइन कर लिया भैया? ब्लूप्रिंट डिजाइन कर लिया। अब यहां पे क्या लिखा हुआ भैया? प्रोग्राम डिजाइन कंसिस्ट ऑफ द स्टेप्स अ प्रोग्रामर शुड डू। ये स्टेप्स में आगे करने वाला हूं डिस्कस आपसे। प्रोग्राम डिजाइन कंसिस्ट ऑफ द स्टेप्स अ प्रोग्रामर शुड डू बिफोर दे स्टार्ट कोडिंग द प्रोग्राम इन अ स्पेसिफिक लैंग्वेज। कहने का मतलब क्या है? किसी भी स्पेसिफिक लैंग्वेज में प्रोग्राम को लिखने से पहले जो स्टेप्स हमें पता होना चाहिए या जो स्टेप्स कोडर फॉलो करने वाला है, उन्हीं को हम कहते हैं क्या भैया? प्रोग्राम डिजाइन। These steps when properly documented। अभी ये क्या होता है कि जब हम एक कोडिंग एनवायरनमेंट में, हम किसी कंपनी में काम कर रहे होते हैं, तो हम अकेले अपने एक किसी प्रोजेक्ट में काम नहीं कर रहे होते हैं। हमारे पास या तो एक टीम होती है, टीम में कई बंदे या तो बाहर भी जा रहे होते हैं, कुछ लोग नए ऐड भी हो रहे होते हैं। तो हमारा जो कोड है, जो हमारा प्रोग्राम है, वो इस तरीके से स्ट्रक्चर फॉलो करना चाहिए ताकि अगर कोई नया बंदा भी टीम में ऐड हो रहा है तो उसे बहुत ही इफेक्टिवली वो चीज़ समझ में आ जाए। इस चीज़ के लिए प्रोग्राम डिज़ाइन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि भाई उसमें एक वो हो, क्या बोलते हैं उसको, कि नॉर्मलाइजेशन वाली कंडीशन हो कि हमें भी समझ में आए, दूसरों को भी समझ में आ जाए। वो वाली चीज़ बहुत ही स्ट्रक्चर्ड मैनर में वो चीज़ डॉक्यूमेंटेड होनी चाहिए। जैसे हम बहुत सारे किसी भी चीज़ को अगर डॉक्यूमेंट करके रखना है तो डॉक्यूमेंट की फाइल बनाते हैं ना, ठीक उसी तरीके से समझो कि एक प्रॉपर कोड की, किसी भी प्रॉपर टीम की एक पूरी फाइल होती है जिसके अंदर सारे स्टेप्स कि कहाँ से क्या सॉफ्टवेयर बनेगा, कौन से फीचर्स डालने हैं, सारी चीज़ डॉक्यूमेंटेड होती है। उसी को हम क्या कहते हैं भैया? प्रोग्राम डिज़ाइन कहते हैं। अब अगर मैं बात करूं प्रोग्राम डिजाइन की, तो इसके मेनली 5 फेजेस होते हैं। सबसे पहला कि भैया जो हमारा क्लाइंट है, वो क्या चाहता है, क्या उसकी डिमांड है। अगर मेरे पास कोई क्लाइंट आता है, वो बताता है भैया मुझे ये वेबसाइट बनानी है, मुझे ये वेबसाइट बना के दो और इसके अंदर ये फीचर्स होने चाहिए, इसमें नेविगेशन बार होना चाहिए, वो बटन होना चाहिए जिसको अगर मैं क्लिक करूं तो दिन से रात हो जाए। फिर अगर हम स्लो स्क्रॉल कर रहे हैं तो उसमें एनिमेशंस होनी चाहिए, उसकी स्क्रॉल बहुत ज़्यादा स्मूथ होनी चाहिए, अगर हम इस बटन पे क्लिक करें तो ये होना चाहिए। तो ये फंक्शनैलिटीज़ हैं, इसको समझने वाला जो फेज़ होता है वो फर्स्ट फेज़ होता है। दूसरा फेज होता है उसको कॉन्सेप्चुलाइज करना। कॉन्सेप्चुलाइज फेज क्या होता है भैया? कि अब हम प्रॉपर उसके एल्गोरिथम्स को लिखने जा रहे हैं, जो उसके एल्गोरिथम्स होने वाले हैं, एल्गोरिथम्स को हम लिखने जा रहे हैं। दूसरा, अब उसका डिजाइनिंग फेज आता है। डिजाइनिंग फेज में क्या होता है कि हम कौन से डेटा स्ट्रक्चर्स यूज करने वाले हैं,
कौन से डेटा स्ट्रक्चर्स उसके अंदर यूज़ करने वाले हैं। हालांकि ये डेटा टाइप्स के बारे में भी बताने वाला हूँ आपको, लेकिन कौन से डेटा स्ट्रक्चर्स बहुत ज़्यादा एफिशिएंट होंगे। हो सकता है ना कि हमने अब मैं ऐसे कुछ नाम ले रहा हूँ जो शायद आपको समझ में ना आए। एरेज और लिंक्ड लिस्ट सपोज 2 डेटा स्ट्रक्चर्स है, हमें भैया अपनी प्रोग्राम रिक्वायरमेंट के हिसाब से एरे रखना चाहिए या लिंक्ड लिस्ट रखना चाहिए। दोनों डेटा टाइप्स हैं, मतलब कि दोनों ही अपने अंदर कुछ डेटा को स्टोर कर सकते हैं। अब उस प्रोग्राम, उस पर्टिकुलर क्लाइंट की डिमांड के हिसाब से कौन सा डेटा टाइप ज़्यादा इफिशिएंट होगा, कम मेमोरी लेगा, ज़्यादा हमें कम टाइम में चीज़ें ज़्यादा आउटपुट दे पाएगा, तो ये जो डिज़ाइनिंग वाला फेज़ रहता है ये 3rd फेज़ होता है। उसके बाद एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन वाला पार्ट आता है, जहाँ कोडर बैठ के पूरे प्रोग्राम को कोड कर रहा होगा किसी भी स्पेसिफिक लैंग्वेज के अंदर, किसी भी स्पेसिफिक लैंग्वेज के अंदर। और लास्ट एंड द फाइनल स्टेप ये आता है कि अब आप उस प्रोग्राम को, जो प्रोग्राम कोडिंग फेज में तैयार हुआ, उसको आप प्रॉपर टेस्ट करो और क्लाइंट से वैलिडेट कराओ। मतलब कि क्लाइंट के मन का प्रोग्राम बना है, क्या उसमें कुछ चेंजेस करने हैं। तो ये जो टेस्टिंग और वैलिडेशन वाला फेज रहता है ये फाइनल और 5th फेज रहता है। इसी चीज को थोड़ा सा मैंने लिखित भाषा में यहाँ पर लिख दिया है। ये कुछ 4-5 फेजेस, 1 सेकंड 4 ही है, तो ये मैंने कंसाइज ही कर दिया है सबको। तो ऐसा समझो कि सबसे पहला जो रहता है ये जो क्लाइंट है, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स को समझने का, अंडरस्टैंडिंग रिक्वायरमेंट्स ऑफ द क्लाइंट के गैदर एनालाइज प्रोजेक्ट नीड्स, क्या नीड है, क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या बनाना है, ये चीज़ें जो है ये हमें एनालाइज करना है। ये 1st फेज के अंदर आता है। दूसरे फेज के अंदर मैंने जैसा कि बताया कि जो आपका टास्क है उसको हम एल्गोरिदम और छोटे छोटे कंपोनेंट्स या डिजाइन्स में ब्रेक कर रहे होंगे। अब दूसरी चीज़ कि भैया डेटा और इंटरफेस, कौन सा डेटा टाइप यूज होना चाहिए, किस तरीके से हम इफिशिएंटली डेटा को मैनेज कर पाएं, ये 3rd फेज होता है। और फाइनल फेज होता है आपका टेस्टिंग। टेस्टिंग के बाद कोई प्रॉब्लम आ गई तो उसको रिफाइनमेंट करो। वो जो पूरी टेस्टिंग हो रही है, क्या उसमें प्रॉब्लम निकल रही है, क्या उसमें चीज़ें इंप्रूव करनी है, सबको डॉक्यूमेंट करो। तो ये टोटल 4 स्टेप्स होते हैं जो प्रोग्राम डिजाइनिंग का पार्ट होते हैं। इतनी चीज़ हमें समझ में आ गई, इस चीज़ को नोट जरूर कर लेना। अब इतना देखने के बाद अब जो अगली चीज़ हमें समझनी है वो है भैया प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ये है मेन पार्ट, इसको आपको समझना थोड़ा सा ज़रूरी है, आपको पता होना चाहिए प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होती है। अब ये मेनली सी में यूज़ होती है या कोबोल वगैरह जो आपकी लैंग्वेजेस हैं उसमें यूज़ होता है। उधर मत जाओ, अभी पहले इसको देखो कि प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एक प्रोग्रामिंग पैराडाइम है। पैराडाइम का मतलब क्या होता है भैया, एक प्रोग्रामिंग टेक्निक है। किसी भी चीज़ को कोड करने की वेरियस टेक्निक्स हो सकती हैं, उन्हीं में से जो एक टेक्निक है वो है प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। और इसी टेक्निक को अगर हम दूसरी इसका सिनोनिम बता दें तो इसे हम कहते हैं भैया पैराडाइम। ठीक है। अब अगर मैं बात करूं प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की, तो जैसा कि हमें नाम से ही समझ में आ रहा है कि जो इस प्रोग्रामिंग पैराडाइम के अंदर हम कोड लिख रहे होंगे वो प्योरली प्रोसीजर ओरिएंटेड होगा। प्योरली प्रोसीजर ओरिएंटेड होगा। प्रोसीजर का मतलब क्या है कि हम किस तरीके से उस प्रोग्राम को एस्टेब्लिश कर रहे हैं। भैया इतना एम्फेसिस क्यों डाल रहे हो वो प्रोसीजर पे, क्योंकि अब अगर मैं बात करूंगा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की, तो जैसा कि वहां पे हमें क्या समझ में आ रहा है कि वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होगी। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का मतलब क्या है, उसके अंदर जिस डेटा से हम डील कर रहे होंगे उसके ओरिएंटेड होगी। लेकिन वही जो प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग रहती है वो इस चीज पे बेस्ड रहती है कि किस तरीके से हम इस डेटा का मूवमेंट करा रहे हैं। अब इसमें प्रॉब्लम क्या होती है, जो हमारा प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग रहता है, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ डेटा मूवमेंट पे ध्यान दे रहा है, इस पे ध्यान नहीं दे रहा है कि डेटा का क्या हुआ, तो उससे क्या होता है कि डेटा की सिक्योरिटी ब्रीच हो सकती है, डेटा चोरी हो सकता है, इजीली मैनिपुलेटेड हो सकता है। तो बहुत सारे लूप होल्स हमारे प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर होते हैं। अब ये जो हमारी प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होती है, इसको आप अगर आसान भाषा में समझो, जो मैं बताता जा रहा हूँ बस उसको समझते जाओ और आगे मैं जो लिखवाऊंगा उसको नोट जरूर कर लेना। आरजीपी एग्जाम में उतना ही काफी है आपके लिए। अब भैया आप तो आरजीपी का बता रहे हो, जरूरी नहीं है, कोडिंग के पर्सपेक्टिव से आपके इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बहुत अच्छे तरीके से मैंने समझाया अगली वीडियो में, उसको आप जरूर देख लेना। अब अगर मैं बात करूं प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की, तो इसमें क्या होता है कि जो आपका मेन प्रोग्राम होता है, जो आपका मेन प्रोग्राम होता है, जो आपका मेन प्रोग्राम होता है उसके अंदर सबसिक्वेंट अलग फंक्शंस होते हैं। कहने का मतलब क्या है कि एक बड़े प्रोग्राम को हमने छोटे छोटे बिट्स में डिवाइड कर दिया है। क्या किया है भैया, हमने एक बड़े मेन प्रोग्राम को क्या किया है, फंक्शन 1, फंक्शन 2, फंक्शन 3, फंक्शन 4, हमने छोटे छोटे बिट्स में डिवाइड कर दिया है। अब कहने का मतलब क्या है कि सपोज
सपोज हमें एक प्रोग्राम बनाना है जिसमें हमें बहुत सारे अरिथमेटिक ऑपरेशंस करने हैं। क्या करने हैं भैया? बहुत सारे अरिथमेटिक ऑपरेशंस करने हैं। अरिथमेटिक ऑपरेशंस क्या हो गया? हमें प्लस करना है, माइनस करना है, डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई करना है। अब हमारा जो मेन प्रोग्राम हो गया उसका टास्क क्या है कि आपको सारे के सारे अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं। लेकिन क्योंकि भैया ये सिर्फ और सिर्फ एक फंक्शन के अंदर पॉसिबल नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर सब फंक्शंस बना देंगे। जो हमारा फंक्शन 1 रहेगा वो एडिशन पे ध्यान देगा, वो एडिशन करेगा, ठीक है। जो हमारा फंक्शन 2 रहेगा वो सबट्रैक्शन करेगा। जो हमारा फंक्शन 3 रहेगा वो सपोज डिवीजन करेगा, ठीक है। जो हमारा फंक्शन 4 रहेगा वो सपोज मल्टीप्लिकेशन कर रहा होगा। तो हमने क्या किया, एक बड़े प्रोग्राम को छोटे छोटे फंक्शंस में या छोटे छोटे प्रोसीजर्स में डिफाइन कर दिया। ये जो प्रोसीजर शब्द है ये फंक्शंस के लिए यूज हो रहा है। हमने क्या किया, अपने मेन प्रोग्राम को छोटे छोटे फंक्शंस में डिवाइड कर दिया। अब इसमें प्रॉब्लम क्या होती है कि जो हमारा ये एडिंग वाला फंक्शन है, अगर इसको जरूरत पड़ती है तो ये फंक्शन नंबर 2 को भी एक्सेस कर पाता है। अगर फंक्शन 2 को फंक्शन 5 की जरूरत है तो वो फंक्शन 5 को भी एक्सेस कर पाता है। कहने का मतलब क्या है कि किसी एक फंक्शन या एक प्रोसीजर, जो हमारा फंक्शन है वो प्रोसीजर ही है, ठीक है, किसी एक प्रोसीजर से हम दूसरे प्रोसीजर को एक्सेस कर पाते हैं। यहां पे जो डेटा सिक्योरिटी वाला कॉन्सेप्ट रहता है, क्योंकि एक्सेसिबिलिटी बढ़ चुकी है, तो डेटा हमारा सिक्योर नहीं रह पाता है, डेटा मूवमेंट बहुत ज्यादा हो जाता है। अब मुझे आप एक चीज बताओ, अगर फंक्शन 2 को फंक्शन 1 हमारा एक्सेस कर पाएगा तो इसके डेटा को भी फंक्शन 1 एक्सेस कर पाएगा। ठीक उसी तरीके से जो हमारा फंक्शन 8 है वो हमारे फंक्शन 1 के डेटा को एक्सेस कर पाता है। डेटा मूवमेंट बहुत ज्यादा हो जाएगा, और जहां डेटा मूवमेंट ज्यादा होता है वहां डेटा सिक्योरिटी बहुत कम होती है। तो मेन प्रॉब्लम, अगर कोई पूछ दे आपसे कि प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की मेन प्रॉब्लम क्या होती है, तो क्या बताओगे कि यहाँ फंक्शंस के बीच में मूवमेंट बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से डेटा मूवमेंट बहुत ज्यादा होता है, और डेटा मूवमेंट जहां ज्यादा हो रहा है वहां डेटा सिक्योरिटी बहुत ज्यादा कम होती है। तो क्या इतनी चीज हमें समझ में आई? हाँ जी भैया समझ में आई। इसी सारी चीजों को मैंने यहाँ कथा में लिख दिया है। द प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अप्रोच डिवाइड्स लार्ज प्रोग्राम आर डिवाइडेड इनटू स्मॉलर प्रोग्राम नोन एज फंक्शंस। मैंने क्या किया, जो हमारा लार्ज प्रोग्राम मेन प्रोग्राम था उसको हमने छोटे छोटे फंक्शंस में डिवाइड कर दिया। दूसरा पॉइंट क्या है, इन पीओपी प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अ प्रोग्राम इज रिटन एज अ सीक्वेंस ऑफ प्रोसीजर और फंक्शंस। यहां पे मैंने क्या सेम चीज बताई थी कि भैया जो हमारा मेन प्रोग्राम है उसको हमने एक सीक्वेंस में डिफाइन कर दिया। पहले फंक्शन 1 बना दिया, फंक्शन 2 बना दिया, फंक्शन 3 बना दिया, फंक्शन 4 बना दिया। तो हमने एक सीक्वेंस में उस प्रोग्राम को लिख दिया है। अगला हमारा पॉइंट क्या है, इन प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ईच फंक्शन कंटेन्स अ सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शंस फॉर परफॉर्मिंग अ स्पेसिफिक टास्क। ये तो अब नॉर्मल सी चीज है कि अगर मैंने एक फंक्शन बनाया है फंक्शन 1, जिसको मैंने बोला कि भैया तुम सम करके दोगे, तो उसके अंदर कुछ सीरीज में एक सीक्वेंस में कुछ कोड लिखा होगा जो हमें एडिशन करके दे देगा। तो ये कुल मिला के गाथा है। अब ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन ईच प्रोसीजर कैन बी कॉल्ड बाय द अदर प्रोसीजर्स। मैंने क्या बताया था कि किसी भी एक फंक्शन से हम दूसरे फंक्शन को एक्सेस कर सकते हैं, हम दूसरे फंक्शन के डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। उसके लिए हमें सिर्फ और सिर्फ उस फंक्शन का नाम कॉल करना पड़ता है। सपोज अगर मुझे फंक्शन 8 में बैठ के अगर फंक्शन 8 को फंक्शन 1 को एक्सेस करना है, तो फंक्शन 8 के अंदर मैं सिर्फ और सिर्फ सम को कॉल कर दूंगा। सपोज फंक्शन 1 का जो नाम है वो मैंने सम रखा है, तो फंक्शन 8 के अंदर जैसे ही मैं सम को कॉल करूंगा वो क्या करेगा, यहां से जो भी डेटा होगा उसको एक्सेस कर लेगा। क्या इतनी चीज हमें समझ में आई? हाँ जी भैया समझ में आ चुकी है। चलिए लास्ट पॉइंट हमारा क्या बचा हुआ है कि इन प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग द मेजर एम्फेसिस इज ऑन प्रोसीजर, जिसको हम फंक्शन कहते हैं, नॉट ऑन द डेटा। डेटा के ऊपर ज्यादा एम्फेसिस नहीं होता है, बट इस पे एम्फेसिस होता है कि डेटा का मूवमेंट किस तरीके से हो रहा है, फंक्शंस किस तरीके से बनाए जा रहे हैं, या फिर जो फंक्शंस के प्रोसीजर्स हैं वो किस तरीके से हैंडल किए जा रहे हैं। तो ये चीज है प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। अब यहाँ पे एक और कैच होता है, यहाँ पे एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि किसी भी जो हमारी प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पैराडाइम है, इसके अंदर एक ग्लोबल डेटा होता है और हर फंक्शन के साथ उसका लोकल डेटा एसोसिएटेड होता है। जैसे कि मैंने एक मेन प्रोग्राम बनाया, उसके अंदर मैंने F1 डाल दिया,
मैंने F2 डाल दिया। ये अलग अलग फंक्शंस है, ये किस तरीके से डिफाइन होते हैं हम आगे और ज़्यादा सीख रहे होंगे। डेटा स्ट्रक्चर्स एल्गोरिथम्स में आप फंक्शन बनाना सीख रहे हो, लेकिन अभी आप ध्यान दो कि ये डेटा का मूवमेंट किस तरीके से हो रहा है। ये जो फंक्शन 1 है और फंक्शन 2 है, इन दोनों के पास अपना लोकल डेटा होगा, इन दोनों के पास अपना लोकल डेटा होगा, लेकिन हमारे पास ग्लोबल लेवल पे ऐसा डेटा प्रेजेंट होगा जिसको सारे के सारे फंक्शंस एक्सेस कर सकते हैं। अब इससे प्रॉब्लम क्या होती है कि जो ग्लोबल डेटा है उसके पास तो सबका डेटा रखा हुआ है, F1 F2 F3 सबका डेटा रखा हुआ है, लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है, क्योंकि ये ग्लोबल डेटा का एक्सेस F1 F2 F3 सारे ही फंक्शंस के पास है, तो अगर F3 चाहे तो ग्लोबल डेटा के अंदर कोई भी चेंजेस कर सकता है। अगर F3 चाहे तो ग्लोबल डेटा के अंदर कोई भी चेंजेस कर सकता है। ये तो मैंने आपको 3 फंक्शंस बनाए। एक्चुअल जब आप इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स में जाते हो तो वहां 3 से 4 फंक्शन नहीं रहते, बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। तो उसमें क्या होता है, अगर सपोज गलती से किसी एक फंक्शन ने ग्लोबल डेटा में कुछ चेंज कर दिया तो उसको ट्रैक करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो एक प्रॉब्लम क्या आती है कि भैया ग्लोबल डेटा की भी जो सिक्योरिटी है वो ब्रीच हो चुकी है, उसका जो डेटा है वो लॉस हो चुका है। तो ये प्रॉब्लम ग्लोबल डेटा और लोकल डेटा वाली हमारे प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर आती है। इसी चीज को यहां मैंने कॉन्टेक्स्ट के साथ लिख दिया है। इन अ मल्टी फंक्शन प्रोग्राम जहां पे बहुत सारे फंक्शंस प्रेजेंट होते हैं, मेनी इंपॉर्टेंट डेटा आइटम्स आर प्लेस्ड एज ग्लोबल डेटा। बहुत सारे ऐसे डेटा जो कि हर फंक्शंस के पास एक्सेसिबल होने चाहिए, उसे हम ग्लोबल डेटा के अंदर रख देते हैं, सो दैट दे मे बी एक्सेस्ड बाय ऑल फंक्शंस। ईच फंक्शन में हैव इट्स ओन लोकल डेटा। कहने का मतलब क्या है कि जो ग्लोबल डेटा है वो सारे फंक्शंस एक्सेस कर सकते हैं और हर फंक्शन के साथ अपना लोकल डेटा होता है। ग्लोबल डेटा आर मोर वल्नरेबल टू एन एक्सीडेंटल चेंज। मतलब कि कहने का मतलब क्या है, किसी भी फंक्शन, कोई भी एक फंक्शन, सपोज F3 फंक्शन हमारा जो हमारा ग्लोबल डेटा रहता है वो वल्नरेबल रहता है, मतलब कि एक्सीडेंटली फंक्शन 3 से हमारा जो ग्लोबल डेटा रहता है वो चेंज हो सकता है। तो ये एक प्रॉब्लम वाली कंडीशन हो जाती है। इन अ लार्ज प्रोग्राम इट इज वेरी डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई व्हाट डेटा इज यूज्ड बाय विच प्रोग्राम, कि जो ग्लोबल डेटा है उसमें से कौन सा पार्ट कौन से फंक्शन ने यूज किया था, कौन से फंक्शन ने किस पार्ट में चेंजेस कर दिया, इसको ट्रैक करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। इट फॉलोज टॉप डाउन अप्रोच। टॉप डाउन अप्रोच का मतलब क्या होता है कि पहले हमने मेन प्रोग्राम बनाया, उसके अंदर हमने सारे फंक्शंस को डिफाइन किया, उसके अंदर हमने सारे फंक्शंस को डिफाइन किया। तो इसको कहते हैं कि हमने सबसे पहले टॉप से चालू किया और डाउन तक गए। इसी को हम अंग्रेजी भाषा में टॉप डाउन अप्रोच कहते हैं। और जो आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अगली वीडियो, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है, उसको बिल्कुल स्किप मत करना। जो हम अगली वीडियो में देखने वाले हैं उसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग वो डाउन बॉटम अप, उसको कहते हैं क्या, बॉटम अप। जैसे इसे कहा जा रहा है टॉप डाउन अप्रोच, उसे कहते हैं हम बॉटम अप अप्रोच। एग्जाम्पल क्या होगी भैया प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की। बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं जो प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को यूज करती हैं। सबसे पहला हमारा कोबोल हो गया, ठीक है, हमारा फोर्ट्रैन हो गया, पास्कल हो गया, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो गए, और भी बहुत सारे लैंग्वेजेस होते हैं। तो हमें ये सारी चीज़ें लिख लेनी है। अब एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से आएगा भैया, हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ तो ली, लेकिन एग्जाम में कैसे पूछा जाएगा। एग्जाम में पूछा जाएगा कि डिस्क्राइब व्हाट इज प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, और इसी के बाद हो सकता है कि क्वेश्चन आ जाए कि डिफाइन हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो हमें यहाँ क्या सबसे पहले प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हेडिंग डालनी है। जो मैंने इसकी पहले वाली स्लाइड में 4 से 5 जो पॉइंट्स लिखवाए हैं उसको वहाँ पे लिखोगे। जो मैंने डायग्राम बनाया है मेन फंक्शन का, फिर उसके अंदर सब फंक्शंस के, वो डायग्राम पूरा वेब जैसा पूरा बना दोगे। उसके बाद ग्लोबल डेटा और लोकल डेटा के बारे में बताओगे, और उसके बाद ये 4 लाइनें वहां पे लिख के आ जाओगे, आपको मिलेंगे फुल मार्क्स। और अगली वीडियो में मैं जब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कंप्लीट कर दूंगा, तब उसके बाद मैं प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बीच में डिफरेंस बताऊंगा। तो आपको ये चीज कंफर्म हो गई क्या होता है पीओपी, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में अगली वीडियो में कंप्लीट कर दूंगा। किस तरीके से आंसर को लिखना है वो भी क्लियर हो गया। मैंने ऑलरेडी सारे पॉइंटर्स में लिखवाए हैं, पैराग्राफ में लिखने की गलती मत करना। अब तब तक के लिए अपना ध्यान रख लो, मिलते हैं अगली वीडियो में, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद।